जानना भी चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव किया गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 में। सबसे पहले तो दो पार्ट में इसको आप बांट सकते हैं इस इंटरव्यू को। जी। एक तो हो गया कि इतने सारे मुद्दे जो पहले से विवादास्पद हैं, उसका क्या अपडेट है। बिल्कुल उस पर आएंगे। हाँ, और फिर उसके बाद दूसरा क्या कि जैसे आप बताए कि 19 जुलाई से एग्जाम है, 22 जुलाई तक एग्जाम होना है, तो स्वाभाविक रूप से जो भी अभ्यर्थी होंगे उनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी और लगातार अब अधिक से अधिक रिवीजन और अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लगे होंगे। तो लास्ट मोमेंट में क्या रणनीति होनी चाहिए, किन किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जिससे कि अगर 2-4 मार्क्स भी अगर एक्स्ट्रा आप बढ़ा पाए तो हो सकता है कि वो मार्क्स आपको फाइनली सिलेक्शन के लिए बेहतर रहे। क्योंकि एक एक मार्क्स का क्या महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी गई, तो जिन बच्चों का मार्क्स बराबर तक रह गया उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए कि हर एक पॉइंट पॉइंट का मार्क्स का आपका वैल्यू समझ में हर अभ्यर्थी को आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इन बातों पे चर्चा करेंगे कि कौन से वैसे पॉइंट्स हैं जो कि विवादास्पद अभी भी बने हुए हैं, जिसको लेकर अब भी सस्पेंस है। निश्चित रूप से। और अभी आप देखे होंगे कि कई सारे छात्र प्रतिनिधि यहाँ आपको सीएम हाउस में भी मिलने गए थे और दिल्ली भी सप्लीमेंट्री, हाँ, सीएम के पास मिलने गए थे। उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, एज का भी, एज रिलैक्सेशन का इशू था कि पिछली बार आपने 10 साल एज का ग्रेस दिया था। एक्चुअली में एज ग्रेस का सबसे बड़ा रीजन ये था कि पिछले 7 साल तक आपने वैकेंसी नहीं दिया और एक ही साल में आपने 4 बार वैकेंसी दे दी। तो इस बार बहुत सारे, और पिछले कई सालों से लगातार आपने एस्टेट का एग्जाम नहीं लिया, तो स्वाभाविक रूप से इस बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी का एज समाप्त हुआ। तो उनका वाजिब हक बनता था कि आपने जो 10 साल का एज ग्रेस दिया था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन टीआरई 3 में अचानक आपने उसको हटा लिया। तो एक बड़ा सा ये कारण है, इसको लेकर भी छात्र प्रतिनिधि गए थे। लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का। तो क्योंकि इसमें खूब हंगामा हुआ था, इसको लेकर आपको भी याद होगा। निश्चित रूप से, और पिछली बार हमने बहुत सारे सवाल आप ही के चैनल के माध्यम से उठाए थे। तो हालांकि हमको बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस भी आ गया था कि आपने बीपीएससी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का, आपको नोटिस आ गया था, लीगल नोटिस आ गया था कि धूमिल करने का प्रयास किया था, क्यों नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए। एक्चुअली में हमने उस समय कुछ ऐसे प्रश्न उठाए थे जो कि वाजिब प्रश्न थे, लेकिन माननीय उस समय के तत्कालीन चेयरमैन सर के नजर में वो ठीक नहीं था। जिसमें कि सबसे मुख्य मुद्दा में कहिए तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का था। इसके अलावा बिहार के महिलाओं को आरक्षण का लाभ कैसे मिल रहा है, इस पर व्याख्या करने की बातें थी। विकलांग अभ्यर्थी बिहार से बाहर उनको लाभ कैसे मिल रहा है, इस पर व्याख्या करने की बातें थी। इसके अलावे जैसे आपने टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए 35% रिजर्वेशन का प्रावधान बिहार वालों के लिए किया है, और बिहार से और 1 to 5 और 6 to 8 प्राइमरी सेक्शन के लिए आपने 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना रिजर्वेशन आपने दे रखा है, तो जब रिजल्ट आई टीआरई 2 के समय में, तो महिला और पुरुष अभ्यर्थी का कई सारे पेपर में समान अंक कैसे संभव है, कैसे आ गए। तो यही सब प्रश्न के चलते उस तरह की बातें हुई थी। हालांकि बाद में, लेकिन फिर भी नवीन सर को डर नहीं लगा। डर किस बात का, हम तो छात्र हित में, छात्र के बिहाफ में ये बात हमने रखा था, और लगभग 1.5 लाख प्लस अभ्यर्थी उस वीडियो को देखे थे। तो उसी पर उनको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बाद में हालांकि उनके द्वारा जवाब भी दिया गया, लेकिन इतनी कलिष्ठ भाषाओं का यूज करते थे माननीय तत्कालीन चेयरमैन सर कि आम अभ्यर्थी के समझ से भी वो परे होता था। तो बहुत सारी बातें थी। इसके अलावा हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि और कौन कौन से वैसी बातें हैं जिन पर की सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि आप जो काउंसलिंग का सिस्टम रखे हैं एग्जाम के बाद, आपको काउंसलिंग पहले करा लेनी चाहिए, पहले काउंसलिंग करा लेना निश्चित रूप से। नहीं तो आप यूं समझिए कि आप कहते हैं कि स्टूडेंट को कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, फिर उसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके काउंसलिंग आप करा लें। अब बाद में आप जांच करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस देखा गया कि बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी बाद में पकड़ा, बिल्कुल सामने आ गया, और इसमें कम से कम 10-15 हजार बच्चे इससे प्रभावित रहे। आखिर वो जो उतनी सारी वैकेंसियां प्रभावित रही, उतने सारे
बच्चे बाद में सीट खाली किए फर्जीवाड़ा के चलते, आखिर उन सीटों पर किसका हक होना चाहिए था? ये बड़ा सा सवाल है। इसलिए कि जो भी सिस्टम करना है वो आप पहले कर लें। और ये जैसे कि भाषा अहर्ता के रिगार्डिंग पिछली बार देखे थे कि अचानक नियम में बदलाव कर दिया गया, तो आप बीच गेम में आप गेम स्टार्ट करके बीच में कैसे नियम में बदलाव कर सकते हैं? हालांकि 30 मामले कोर्ट में विचाराधीन है और चल रही है भाषा की अर्हता भाषा का अहर्ता को लेकर जी, के। जी, और जी। हमको लगता है कि माननीय हाईकोर्ट इस पर जरूर कुछ न कुछ अपना डिसीजन सुनाएगी और छात्र हित में, और रिजल्ट को रिवाइज आगे निश्चित रूप से किया जाएगा इस मामले में भी। और डोमिसाइल को लेकर के बिहार में लगातार चर्चाएं चलती है। अभी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है नवीन निश्चित सर। रूप से एक्चुअली में होता इसलिए है जी। कि जैसे कि ये मानते हैं कि बिहार के भी बच्चे बिहार से बाहर एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रख करके डोमिसाइल का मैक्सिमम लाभ कैसे बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए जैसे अन्य स्टेट देते हैं, तो इस पर थोड़ा विचार जरूर सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कंप्लीट पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उस तरह का कुछ भी हम डिसीजन लें जो कि छात्र के हित की बातें नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसके बाद सबसे मुख्य मुद्दा है कि अभी आप देखेंगे कि 3 चांस की बाध्यता निश्चित रूप से समाप्त होनी चाहिए, और इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। आप सुनेंगे कि 3 चांस का बाध्यता समाप्त कर दिया गया है, कोई कहेंगे कि नहीं समाप्त किया गया है। तो इसको लेकर के सरकार का स्पष्टीकरण आपका बीपीएससी का या शिक्षा विभाग का जरूर आना चाहिए। और 3 साल का खुलकर बताना चाहिए कि माजरा हाँ, क्या है। 3 साल का बाध्यता क्यों? जब आप इतना टफ कंपटीशन ले रहे हैं, आप एस्टेट लेते हैं, सीटेट लेते हैं, उसके बाद आप टीआरई एग्जाम में बैठाते हैं, तो ये बाध्यता क्यों? चांस की बाध्यता। जो मेरिटोरियस बच्चे रहेंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, तो इसमें चांस की बाध्यता। आप 7 साल वैकेंसी नहीं दिए, 21 साल में 3 बार 4 बार आप वैकेंसी दे रहे हैं, तो एक ही साल में बच्चों का लगातार अटेम्प्ट समाप्त हो रहा है। तो इसके बारे में सरकार को निश्चित रूप से आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फर्जी सर्टिफिकेट, इस इसका पर जिक्र भी आपने जिक्र किया। हमने किया। जी, जी, जी। बायोमेट्रिक प्रणाली आपको लागू करनी चाहिए। करना आप थंब चाहिए। इम्प्रेशन ले लें, जी, जी। वीडियोग्राफी आप सही तरीके से हाँ, करें, और इस बात के लिए आश्वस्त करें कि इस बार कोई भी फर्जीकरण नहीं हो पाएगा, या कोई भी क्वेश्चन आउट किसी भी मुद्दे में नहीं हो पाएगा। तो इन इस बातों बात की गारंटी लेना ले, पड़ेगा। निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि जहां जी। क्वेश्चन छपता है हाँ। वहीं से पेपर आपका लीक हो जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस से जी, जी। आप जहां से क्वेश्चन भेज कुरियर रहे हैं, वाले भी अब वही हम कर रहे थे कि रास्ते में ही आपका जी, लीकेज जी, हो जाता है। जी। तो सरकार इसके प्रति कितनी गंभीर है, सख्त से सख्त कानून बनानी चाहिए और आम अभ्यर्थी को इसके लिए आश्वस्त करना अच्छा चाहिए। नवीन सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार अभ्यर्थी आपके पास भी आते हैं, और शुरू में ही मैंने कहा कि 15 मार्च का पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया था। इस बार अभ्यर्थी कितना डरे हुए हैं, कितनी मेहनत करते हैं और ये हो जाता है? डर स्वाभाविक है, क्योंकि डरे हुए आपका हैं आप भी? डर स्वाभाविक है, जी। क्योंकि जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है, जब हाँ। तक पूरा प्रोसेस बच्चे देख नहीं लेते हैं, हम्म, तो भय का माहौल तो रहेगा। क्योंकि आप देखिए बिहार पुलिस की बात करें, वहां पर भी गड़बड़ी हुई थी, री एग्जाम हुआ तब भी गड़बड़ी हुआ। कैसे आश्वस्त हो नीट पाएंगे? है, नीट है टाटा नीट का भी उधर। इतना, जी। जो कि आज तक कभी गड़बड़ियां इस तरह से नहीं हुई थी, जी। तो स्वाभाविक है कि इसके तार बिहार से जुड़े हुए हैं। तो नालंदा अब तो कैपिटल हो गया है पेपर जो लीक भी का। हो स्टेट जी। वाइज हम उस पर चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ। सरकार को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहिए। और छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आप निगेटिव बातों से थोड़ा बचना है, क्योंकि अगर इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो जो आपका वास्तविक तैयारी है, जो आप लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, वो भी आपका प्रभावित होगा। अगर 1-2 मार्क्स भी इससे प्रभावित हुआ इस तनाव के कारण, तो आपका रिजल्ट नुकसान तो आपका निश्चित होगा। रूप से होगा। जी। तो मेरा ये मानना है कि अब तो एक पहलू ये हो गया, अब दूसरे पहलू पे हम आते हाँ, हैं हाँ। कि लगभग 16, 17, 18 दिन का समय बचा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। लास्ट मोमेंट अच्छा में कितना टफ होने वाला है नवीन सर, हम ये भी बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है अपने व्यूअर्स को, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 3.0 कितना टफ होने वाला है, क्या वाकई में पसीना छुड़ा देगा? सवाल ये उठता है कि छात्रों को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे जी। टीआरई 1 की हम बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं 9th-10th साइंस का कंप्लीट इतना टफ उसका क्वेश्चन पूछा था। 11th-12th लेवल का 9th-10th पे क्वेश्चन पूछा। जी।
टीआरई 2 में भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट रहे कि 9-10 के बनिस्पत 6 to 8 में ज्यादा टफ क्वेश्चन ज्यादा पूछा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका ये हो गया कि आपका 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, लेवल आपको ऊपर बना करके रखना ही होगा। 1 to 5 वाले अभ्यर्थी को भी 10th लेवल तक, 12th लेवल तक पढ़ना अपना ही होगा। पढ़ना ही होगा, अपना रेंज बना के रखना होगा। जी जी इसमें जी। भी आप देखेंगे कि एनसीईआरटी, हाँ हाँ। एससीईआरटी, हालांकि दोनों के सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है। जी जी जी। एससीईआरटी में क्या होता है कि बिहार के संदर्भ में ज्यादा हम्म थोड़ा स्ट्रेस दिया गया है, फोकस किया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी में बहुत फर्क नहीं है, इसलिए आपको जब भी तैयारी करनी पड़ेगी, हम्म। आपको प्रीवियस टीआरई 1 का बिल्कुल सारा जी प्रश्न जी। पत्र देख लें, किस तरह हाँ क्वेश्चन पूछा गया, टीआरई 2 का देख लें। जी। टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ, अगर 1 to 5, 6 to 8 का अभ्यर्थी है, तो निश्चित रूप से उसके प्रश्न पत्र को भी आप बारीकी से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको लेवल समझ में आएगा। और उस हिसाब से इस क्लास 6 से लेकर 10 तक का तैयारी और रिवीजन आपका बेहतर होना ही चाहिए, और लगातार प्रैक्टिस मोड में भी बने रहना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे स्टूडेंट को ये समझना है कि जैसे 2-3 पार्ट में एग्जाम बटा हुआ है, जैसे 150 क्वेश्चन पूछे जी जाएंगे, जी जी। तो 80 सवाल सब्जेक्ट से होता है, हम्म 40 सवाल उसका कॉमन पेपर होता है, हम्म। और 30 सवाल लैंग्वेज से होता है। तो जी कई सारे जी जी। अभ्यर्थी क्या करते हैं कि कॉमन पेपर और मूल सब्जेक्ट पर फोकस तो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लैंग्वेज पेपर पर लैंग्वेज पर फोकस नहीं जी करते हैं, जी वो जी। इग्नोर होता है। जबकि पिछली बार ही देखा गया कि लैंग्वेज, खास करके इंग्लिश तो आसान रखा गया है, हिंदी का क्वेश्चन इतना टफ कर दिया गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी को प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए हम तमाम अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं कि लैंग्वेज पेपर कम से कम 5 से 10 सेट आप देख करके जाएं, जिस यानी तरह कि का लैंग्वेज को हल्के में ना लें। हल्के में बिल्कुल ना लें, हल्के में नहीं तो ना फिर लें। दिक्कत जी हो जी, सकती है। दिक्कत हो और सकती है। कॉमन पेपर को भी हल्के में नहीं जी लेना है, जी जी। क्योंकि एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंचते हैं। जी कॉमन पेपर में 5 सब्जेक्ट है। ठीक है। हिस्ट्री में सिलेबस फिक्स है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका जी 1857 से लेकर के ठीक है। आपको 1947 तक देख करके जाना है। उसी हिसाब के 8 सवाल पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़ना है। इसके अलावा जीए, करंट अफेयर्स के बारे में हमेशा स्टूडेंट को एक डाउट सा बना होता है, तो 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स देखना ही होगा। लेकिन जनरली देखा गया है कि बीपीएससी टीआरई में करंट का 3 से 4 महीने का करंट अफेयर ज्यादा पूछता है, ज्यादा पूछता तो उस है। पर जी खासा जी फोकस जी। करना होगा। बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावा मैथ है, इसके अलावा फिर आपका साइंस सेक्शन है, तो इन सब्जेक्ट को भी बारीकी से नजर रखना होगा बिल्कुल और बिल्कुल। रिवीजन बेहतर तरीके से करना होगा, जी तभी जाकर के स्टूडेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जी जी। एक आखिरी सवाल है नवीन सर, लगातार आपने देखा है बीपीएससी टीआरई 1.0 भी, बीपीएससी टीआरई 2.0 भी देखा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कहिएगा बच्चों को, अभ्यर्थियों को जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या टिप्स दीजिएगा, क्या बताइएगा, कौन सी गलती हरगिज नहीं करनी है? वक्त बहुत एक कम चीज है। समझना होगा जी। कि एग्जाम लगभग 2 घंटे का आपका चलना है जैसे, तो हम्म। सवाल ये उठता है कि आप 6 महीना से तैयारी किए हो या 5 साल से तैयारी किए हो। 2 घंटे का टेम्परामेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अपने दिमाग को कितना कंट्रोल करके, बैलेंस करके रख पाते हैं। नहीं तो अभ्यर्थी का ये भी लगातार परेशानी होता है कि सर जानते हुए क्वेश्चन हमने एग्जामिनेशन हॉल में गलती कर बैठा, पता ही नहीं चला। ये कई बार क्या होता है कि जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में ही 5-6 क्वेश्चन टफ मिल गया है, तो उनसे उसका कंसंट्रेशन बिगड़ नर्वस जाता हो है, जाते हैं। नर्वस हो जाते जी हैं। जी तो जी। इसलिए कि टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है कि क्वेश्चन बनाने से ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए जो हमारा टाइम वेस्ट कर सकता है। पहली नजर में 1 से लेकर 150 तक हम भागते चले जाएंगे, और दूसरी बार फिर से जो क्वेश्चन हम नहीं बना हमसे, उस पर हम अटेम्प्ट लेंगे। चूंकि निगेटिव नहीं है, इसलिए ये मान करके चलना है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन 150 का 150 हमको बनाना ही बनाना है। नहीं तो क्या होगा, आप अपने लय में बने रहिएगा, पता चलेगा 10-20 क्वेश्चन लास्ट में हमारा कब छूट गया, टाइम हमारा ओवर हो गया, आपको पता भी नहीं चला। और 10 ऐसा क्वेश्चन था कि आराम से हम 3-4-5 सही कर सकते थे, उस समय अफसोस बहुत ज्यादा होना है। इसलिए इसका प्रैक्टिस आपको शुरू से, अभी से लगातार करते हुए चलना होगा। लगातार करते हुए चलना होगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है नवीन